हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम को भी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम इसके नियमों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। और यहां पे देखिए, पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम होता है। और यहां पे दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होता है। जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है, ये तीनों एक तल में होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के 2 उपयोगों को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के 2 उपयोगों को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में। जो उत्तल दर्पण होता है इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। और इसका दूसरा उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में होता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसका पहला उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, और इसका दूसरा उपयोग कहां पे होता है? तो किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। अवतल दर्पण का पहला उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इसका दूसरा देख लीजिए उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां पे होता है? तो दाढ़ी बनाने में होता है और डॉक्टरी क्षेत्रों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पे समतल दर्पण का प्रयोग देखेंगे। एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में जो समतल दर्पण होता है इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं? तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। और इसका दूसरा यहाँ पे देख लीजिए उपयोग अपना चेहरा देखने के लिए। तो समतल दर्पण का उपयोग हम कहां कहां पे करते हैं? तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में करते हैं और अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3
3 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल यानी पानी का निर्माण करता है। जो हाइड्रोजन होता है ये गैस होता है और जो ऑक्सीजन होता है ये गैस होता है। तो दो गैस आपस में अभिक्रिया करके जल यानी लिक्विड का निर्माण करता है, यानी एक अलग पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश क्या है और इसकी विशेषता को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, तो उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। अब हम यहाँ पे प्रकाश की विशेषता को देखेंगे। यहाँ पे इसका पहला विशेषता होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। जो प्रकाश है ये एक ऊर्जा का रूप है, ये इसका पहला विशेषता हो गया। अब हम यहाँ पे इसका दूसरा विशेषता देखेंगे। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। जो प्रकाश है ये एक चुंबकीय तरंग भी है, तो ये दूसरा इसका विशेषता हो गया। अब हम यहाँ पे इसका तीसरा विशेषता देखेंगे। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक कहां पे होती है? तो निर्वात में होती है। तो ये तीसरा विशेषता हो गया। अब हम यहाँ पे चौथा विशेषता देखेंगे। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश होती है ये सदैव यानी हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये चौथा विशेषता हो गया। अब हम यहाँ पे पांचवा विशेषता देखेंगे। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जो प्रकाश है ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। तो ऐसा प्रश्न अगर आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में देगा तो आप लोग 100% लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा भर्जन, दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा निस्तापन, और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। भर्जन में अयस्कों को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो भर्जन की क्रिया होती है इसमें अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और इसमें देख लीजिए निस्तापन में अयस्कों को वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो निस्तापन की क्रिया होती है इसमें क्या होता है कि अयस्कों को वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में क्या होता है कि अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब यहाँ पे दूसरा अंतर देख लीजिए। भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है। जो भर्जन होता है इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं? तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में करते हैं। और इसमें देख लीजिए निस्तापन का प्रयोग कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्कों में किया जाता है। जो निस्तापन होता है ये किस में किया जाता है? तो ये कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्कों में किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब यहाँ पे तीसरा अंतर देख लीजिए। भर्जन की क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। जो भर्जन की क्रिया होता है इसमें कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। और इसमें देख लीजिए निस्तापन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। जो निस्तापन की क्रिया होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, लेकिन जो भर्जन की क्रिया होती है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस की उत्सर्जन होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको भर्जन और निस्तापन में अंतर समझ में आ गया होगा। और इसका पीडीएफ आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगा। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा आस्क क्लास और वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।